पढ़ लिया ना। आइए ना हमरा अपना बिहार में, ठीक है। आज फेवरेट टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है। बिहार, माय फेवरेट टॉपिक, इंडिया फेवरेट टॉपिक बिहार, ठीक है। आइकॉनिक डायलॉग है, आइए ना अपना हमारा बिहार में। चालू करने से पहले कुछ स्टैट्स है, ठीक है। कहने का मतलब ये पूरा पेज भरा पड़ा है, ये बताना चाह रहा है कि बिहार कितने चीजों में पीछे है या फिर कितने चीजों में पीछे से नंबर 1 पे है, ठीक है। को पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इनकम, कौन कितना कमाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एजुकेशन, हेल्थ, जो पढ़ना है सब पढ़ लो। कि बिहार टेक्निकली बीमारू कहते हैं ना, बीमारू में 20 पर बिहार, कि बिहार ऑलमोस्ट सब चीज में पीछे है, एक चीज में आगे, आबादी में, वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा रोते हैं ना हम लोग कि भाई ये पीछे वो पीछे, सब चीजें पीछे। किस चीज से हम आगे बढ़ सकते हैं, आज पहली बार उस पर डिस्कस करेंगे। भाई इतना कुछ जो दिक्कत है ना, वर्स्ट इन इंडिया, अमंग्स हाईएस्ट इन इंडिया, सब कुछ सबको पता है, ये सब है, ठीक है। हमें भी पता है, हमारे बिहार है। ठीक कैसे करना है आज उससे बात करेंगे। पक्का नहीं है कि ठीक होगा, हो सकता है कि ठीक हो जाए। जो प्लान है ना, अगर वो थोड़ा भी सक्सेसफुल रहा ना, तो इसमें से बहुत कुछ कम हो जाएगा, टॉप पे नहीं आएंगे पर लास्ट पे भी नहीं रहेंगे। आज का टॉपिक है दिस, न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में सेटअप करने की बात हुई है, ठीक है। साइट्स देखे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। न्यूक्लियर का मतलब है बिजली, ठीक है। बम की बात नहीं कर रहे हम लोग। बिजली उत्पादन बिहार में खुद से, देखिए बिजली उत्पादन के बहुत सारे तरीके हैं, आप सबको पता होगा। कोल है, नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जियोथर्मल है, सब है। बट सबकी लिमिटेशंस हैं, तो न्यूक्लियर की भी लिमिटेशंस है। पर सब कुछ होने के बाद भी, और आजकल तो सोलर पावर बहुत ज्यादा चल रहा है भाई, सूर्य की किरण, सबकी लिमिटेशंस होने के बाद भी, तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आ रहा है वो न्यूक्लियर आ रहा है। सब चीज डिस्कस करेंगे, बिहार का एंगल, इंडिया का एंगल, न्यूक्लियर का पॉजिटिव, न्यूक्लियर का नेगेटिव, इंडिया का एस्पेक्ट, उसमें बिहार का एस्पेक्ट, सब कुछ, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। एनटीसीपी आईज एनटी पीसीआईज 2 न्यूक्लियर यूनिट्स इन बिहार बांका, ठीक है। अभी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जगह में बांका बोल रहा हूं, कुछ में कुछ और भी बोला जा रहा है, पर यूनियन बजट में विल सी आगे, यूनियन बजट में भी इसका जिक्र किया गया है। सेम एनटीपीसी 2.8 गीगावाट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन बिहार, फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है और टाइम टेबल सब डिस्कस किया जा रहा है। देखिए, सब कुछ जानने से पहले हमें चाहिए क्यों बिजली। न्यूक्लियर बिजली नहीं, हमें पहले बिजली चाहिए। बिजली सस्टेन्ड लेवल पे चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, तब न्यूक्लियर का एंगल आएगा। क्योंकि बिजली तो पहले भी है बिहार में, जाते आते रहती है, बहुत कम रहती है, पर बिजली तो है। बिजली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडर्निटी, या बिजली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। समझिए, अच्छा सा ग्राफ है, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड का, सब सरकारी वेबसाइट है, बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये बताना चाहता है हर एक देश गरीबी में कौन से स्तर पे है और उसी देश में बिजली का क्या खपत है। यहाँ पे बिहार छोटा सा दिख रहा है आपको, यहाँ बिहार है, देखिए ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के साथ है, जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर डूइंग बेटर कंपेयर टू बिहार, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अपनी दिक्कतें हैं, उनके हिसाब से वो अच्छा कर रहा है। पर बाकी सारे अदर स्टेट्स में होता है ना, वेल डेवलप्ड स्टेट्स में, मेनलैंड इंडिया स्टेट्स में, देखिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला बहुत आगे है, पर बिहार बेचारा हमारा यहाँ है बहुत कम। ये पेज पढ़िए, समझ में आएगा। हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। अगर आप सारी दुनिया से कंपेयर करोगे ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है यूरोप में और अमेरिका में। डज दैट मीन उनके पास स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी है? हाँ भाई है। ज्यादा बिजली मतलब आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तब ना बिजली यूज कर रहे हो, हवा में तो नहीं डाल रहा हो। यही है सिंपल मतलब। आगे पढ़िए। ग्लोबली रिचर इकोनॉमीज कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। मोर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ज्यादा ईंधन। मोबाइल, लैपटॉप, कार वगैरह सब बिजली से चलता है, पर अगर बिजली नहीं है तो फिर चलाओगे किससे? यही है, समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज नॉट जस्ट एन एनर्जी स्ट्रैटेजी, इट इज अ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास सरप्लस एनर्जी है तो मान के चलिए, अगर आपको पता होगा नेपाल में आधी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ हद तक बांग्लादेश में भी आधी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोवाइड करता है। दैट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए, हम बाकी को दे रहे हैं, पर अपने ही एक राज्य में, बिहार में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो होना चाहिए। ये है, एक एक करके समझो। ये 2011-12 का डेटा है, 10 साल पुराना डेटा से आज तक कंपेयर करेंगे इन डिटेल। पीआईबी का साइड है, पीआईबी से तो फेमिलियर आप लोग जो भी। वाइल बिहार हैज द लोएस्ट 122.1 किलोवाट आवर एज पर लेटेस्ट अवेलेबल डेटा। 10 साल पुराना, पूरे इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ना, उसमें बिहार इज द लोएस्ट। ये पेज 10 साल पुराना पेज है, सेम चीज बोला है, ठीक है। नया डेटा में है, ये थोड़ा रिसेंट डेटा है। बिहार नीड्स टू रैंप अप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर ऑल। एक्सेस फॉर ऑल का मतलब है कुछ चीजों में बिजली की हमेशा 24/7 जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में तो आप ये नहीं बोल सकते ना बिजली नहीं है। स्कूल में बोल सकते हैं हाँ भाई, स्कूल में सुबह में बिजली था, शाम में नहीं है, चलेगा। हॉस्पिटल्स हुआ, डेटा सेंटर्स हुआ,
यहाँ हमेशा बिजली की जरूरत है। इनफैक्ट छोटे छोटे एटीएम हमेशा बिजली चाहिए। वहां क्या है, ठीक है, ये पुराना डेटा था। ये है अभी 2025-26 का डेटा। यहाँ आपको देखिए इंडिया का लेवल देखो कितना ऊपर है। जो बड़े बड़े मार्क दिख रहे हैं इंडिया है। बिहार देखिए क्या है, सितंबर अक्टूबर नवंबर सब में देखिए बिहार कितना पीछे है। ये सबसे क्यूमुलेटिव आपको समझ में आएगा कि बिहार को बिजली की जरूरत क्यों है, सस्टेन्ड बिजली की जरूरत क्यों है। अब प्रॉपर डेटा, ठीक है, ये एक मैगजीन है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स सरकार निकालती है। इसमें बताना हम ये चाह रहे हैं, एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, तेल यार, तेल जिससे होता है ना गाड़ी वाड़ी चलाते हो, तेल से भी हमारा कोयला वोयला सब मिला के। इसमें देखिए अदर्स है, आंध्र है, असम है, गुजरात है, बिहार का कहीं नाम नहीं है। मतलब बिहार में क्रूड ऑयल रिजर्व ना के बराबर है, यही बोलना चाह रहा हूं। नेक्स्ट देखो, नेचुरल गैस रिजर्व्स। नेचुरल गैस इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एलपीजी एलएनजी, समझ रहे हैं ना। उसमें भी देखिए सबका नाम है, गुजरात, राजस्थान, असम, आंध्र, वेस्टर्न ऑफशोर, टोटल एस्टिमेट सब। बस हमारा बिहार नहीं है, मतलब बिहार के पास नेचुरल गैस रिजर्व्स भी नहीं है। लास्ट, स्टेट वाइज एस्टिमेट पोटेंशियल और रिन्यूएबल पावर। रिन्यूएबल पावर का मतलब सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे क्लीन एनर्जी का उत्पादन होता है। इस ग्राफ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको बिहार का मेंशन नहीं मिलेगा। मतलब सब कुछ में बिहार बेचारा नहीं है। अगेन स्टार्टिंग में लिखा था ना, हर एक वो लिस्ट जिसमें बिहार पीछे से बहुत आगे है, ये भी उसमें एक लिस्ट है। आप समझिए ना, हमारे पास क्रूड ऑयल है ना, जियो थर्मल एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स एज ऑफ नाउ। तो बचा क्या, देखो, स्टेट वाइज एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ कोल। एस्टिमेटेड, बिहार का नाम चौथी नंबर पे, देखिए कितना कम है कंपेयर टू आंध्र प्रदेश। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, मेजॉरिटी तो झारखंड लेके चला गया, झारखंड भी अपने ही है, बट स्टिल ये शो करता है कि हमारे पास कोल रिजर्व्स भी बहुत कम है। सेम स्टेट वाइज एस्टिमेट रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसमें तो आपको बिहार का नाम भी नहीं दिख रहा है। इतना ग्राफ दिखाने का मतलब यह है कि बिहार के पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ही संशोधन आज के डेट में बहुत कम है। दैट इज वाई वी आर मूविंग टू एनर्जी, क्लीन एनर्जी। अभी क्लियर कर दे रहा हूं, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो सेड टू बी पार्ट ऑफ क्लीन एनर्जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हम आपको पेज दिखाएंगे, उसी में बोला गया कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी इज क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का सिंपल मतलब होता है जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको क्लीन एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर वेस्ट बनेगा, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट तक बनेगा, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, बट इट इज फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी। अभी क्लियर कर देना, ठीक है। ये है 2012-13 जिसमें 134 किलोवाट आवर्स था बिहार का रिक्वायरमेंट। 10-12 साल बाद हमारा रिक्वायरमेंट हो गया 374 किलोवाट आवर्स। सोच के देखिए, लगभग 150+% डिक्रीज। पर जब हम यहां पहुंचे ना, इंडिया का रिक्वायरमेंट इज वन, मतलब हमसे 4 गुना ज्यादा इंडिया का रिक्वायरमेंट। क्या बिहार इतना पीछे है? क्या हमारी उतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है क्या? सेम चीज, बिहार फाइनलाइजेस 12 पॉइंट के मतलब करोड़, 12,000 करोड़ प्लान टू मीट 2023 पावर डिमांड। मतलब आज भी हमारे पास डिमांड नहीं है, क्योंकि बिहार में आबादी बहुत ज्यादा है। तो अगर इसी छोटे से नंबर को आप हर एक इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बिहार का अपने में कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा है, एंड बिहार इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट। दैट इज वाई 10 साल बाद 2035 में कितना डिमांड होगा, उसके लिए अभी से प्लानिंग चालू की गई है। देखिए, रेसिडेंट्स फेस वर्सनिंग पावर कट्स। मतलब आप अगर वहां रहते होंगे जैसे हम रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है या फिर गर्मी के टाइम में जब पावर लोड बढ़ता है, किसी घर में एसी होगा, सब चलाते हैं, तो बाकी घरों में दिक्कत होता है, यही बोलना चाह रहा है। पर सरकार पैसू, ये वहां का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम है, पैसू से सप्लाई इज नॉर्मल। मतलब पैसू कहना चाह रहा है कि भाई यही है हाल, आते जाते रहते हैं। डेटा पे आइए। अब सोलर, ठीक है, क्योंकि जब ये डिबेट चालू होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी करना है ना तो क्लीन एनर्जी करो, सोलर का यूज करो, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वी ऑल गेट इट कि सोलर एनर्जी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस सोलर एनर्जी में एक दिक्कत है कि भाई वो बस जब तक सूर्य अपने चमत्कार कर रहा है तब तक एनर्जी मिलता है। बादल आ गए, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, बारिश हो गया, आंधी तूफान तक आ गया, तो सूर्य की किरण कमजोर हो जाती है, देयरफॉर लीडिंग टू लो सोलर एनर्जी। उसी में एक नया शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डक कर्व। ये कर्व दिख रहा है ना मस्त, इसी को डक कर्व बोलते हैं। डक कर्व का मतलब ये है, मैक्सिमम एनर्जी का यूटिलाइजेशन जब होता है ना, उस वक्त सूर्य अपना काम नहीं कर पाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कब चाहिए होता है? शाम और शाम के बाद, ठीक है, पर उस टाइम तो सूरज जा चुका होता है। आई गेट इट, थ्योरीज, साइंटिस्ट सब ये कहते हैं। तो वी कैन स्टोर दैट एनर्जी, सही में हम स्टोर कर सकते हैं एनर्जी, पर उतना एनर्जी स्टोर करने के लिए उतना बैटरी है क्या हमारे पास? अब बैटरी को स्टोर करना अपने आप में खर्चा है, उतना सारा बैटरी आपको कहीं स्टॉक करना पड़ेगा, वो अलग है, हजार्डस डेंजरस काम हो जाएगा। सोलर एनर्जी इज वेरी गुड, बट व्हाट वी से इज, इसमें बैकलोड कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि एनर्जी बहुत है सोलर के पास, पर एनर्जी हमें तब चाहिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि भाई पूरा दिन में एनर्जी था पर रात में जब जरूरत पड़ी तब नहीं था। एसी मेजोरिटी में
जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वर्किंग प्रोफेशनल्स को एसी कब चाहिए? रात में चाहिए, सोते टाइम। सुबह के टाइम तो ऑफिस में मस्त एसी रहता है, पर अब रात के टाइम जब इतना लोड बढ़ता है, क्योंकि सोचिए हर एक इंसान घर जाता होगा, आराम से सोता होगा, सारा परिवार एसी चालू करने का सोचता होगा, उसी टाइम सोलर पावर काम नहीं आता होता, उसी को बोलते हैं डक। वैसे दिख रहा है, ऐसे डक घुसता है, नेट डिमांड 6 बजे के बाद होता है। अब देखिए बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है ऑफ इंटरमेसी। इंटरमेसी का मतलब वही होता है कि भाई जब चाहिए उस टाइम नहीं मिल रहा है। अब न्यूक्लियर के साथ एक और दिक्कत है, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, इसके साथ एक और दिक्कत है, सोलर रूफटॉप रात में है पर बिजली अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मान के चल बस आंधी आ गई तो एनर्जी कम हो जाएगा, बारिश आ गई, और इंडिया में तो सारे मौसम आते हैं, पता ही आपको, ठंड के टाइम में सोलर का काम कम हो जाता है। सेम विंड पावर फ्लक्चुएट्स अनप्रेडिक्टेबली, कभी तेज हवाएं हैं कभी कम हवाएं हैं, वही है। आगे बढ़िए, रिन्यूएबल अलोन आर इनसफिशिएंट। कोई भी कहीं ये नहीं कह रहा कि टोटल न्यूक्लियर पे जाना है, टोटल परमाणु बन जाना है, ऐसा कोई नहीं कह रहा। कहता है ना सब थोड़ा मिल बांट के खाएंगे, वैसा कि जहां जरूरत पड़ रहा है सोलर चाहिए, जहां ज्यादा जरूरत पड़ रहा है वहां न्यूक्लियर चाहिए। मान के चले ऐसा भी एक होता है ना मैथमेटिकल इक्वेशन बन सकता है जिसमें दिन की ऊर्जा हम सोलर से ले और रात की ऊर्जा हम न्यूक्लियर से ले, पर हैवी रिलायंस न्यूक्लियर पे है, क्योंकि आगे हम देखेंगे न्यूक्लियर में जगह कम चाहिए, कॉस्ट ज्यादा है, पर न्यूक्लियर हमेशा खत्म नहीं होगा, वो चलता है, यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा सा आर्टिकल है बिहार के ऊपर, एनर्जी एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ बिहार, वैसे 10 साल से आज तक कितना बदलाव हुआ है और आगे का फ्यूचर में बिहार का डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ने वाला है, इसीलिए ये सब प्लान सेटअप किया जा रहा है। इंडिया स्टिल डिपेंड्स हेवीली ऑन कोल डिस्पाइट मैसिव रिन्यूएबल ग्रोथ, ये है ऑफिशियल डेटा। देखिए इतना जो है ना, अभी भी इतना जमीन है इंडिया के पास, कोस्टलाइन हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी जो हमारा 46% ऑफ एनर्जी आता है, होता है ना ईंधन आता है, वो आता है कोल एंड कोल प्रोडक्ट से, उसका 24% आता है ऑयल से, और छोटा 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 देखिए इसमें एनर्जी या फिर न्यूक्लियर इज ऑलमोस्ट 3 to 4%, जो हम चाह रहे हैं कि 3 से 4 गुना बढ़े, पर आज इतना है। अब अगर सिंपल में समझना है, कोल भी हम बाहर से, कोल का प्रोडक्शन इंडिया में है, बहुत सारे कोल माइन झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, बट स्टिल 20 से 30% कोल हम बाहर से मंगवाते हैं। उससे क्या होता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा जो होता है ना बाहर के प्रति, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमेशा रहता है। सेम इज तेल, तेल का तो आपको हाल पता ही होगा भी, 80% तेल हम बाहर से मंगाते हैं। तो सोचिए जब घर पे ही हमारे पास न्यूक्लियर हो सकता है, स्टिल वायर भी डिपेंडेंट। आगे देखिए एमिशंस की बात अभी क्लियर करता हूं, ठीक है। पहले ही बोला न्यूक्लियर परमाणु इज क्लीन एनर्जी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। अब क्लीन एनर्जी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी का मतलब एनर्जी निकालने के लिए CO2 की मात्रा बहुत कम होना चाहिए। उसमें अगर आप देखेंगे, देखिए 7.97% ऑफ ग्लोबल एमिशंस सिंस 2000, मतलब एनर्जी तो सबका बढ़ रहा है, पर ग्लोबल एमिशंस कितना भी बढ़ा है, 210% बढ़ चुका है एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस इन इंडिया। सोचिए एनर्जी, आबादी बढ़ रही है, सारी दुनिया की नहीं बढ़ रही, पर इंडिया की बढ़ रही है, इंडिया की आबादी बढ़ रही है, इंडिया का एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, तो इंडिया इज फुलफिलिंग द एनर्जी डिमांड। उसके साथ सोचो हम CO2 एमिशंस भी इतना ज्यादा कर रहे हैं। अब सोचिए दे रहे हैं पर एमिशन करें तो ग्लोबल क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज वापस चलेगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस होगा, गर्मी बढ़ेगी, अगर गर्मी बढ़ेगी तो एसी का प्रयोग बढ़ेगा, अगर एसी का प्रयोग बढ़ेगा तो फिर से गर्मी बढ़ेगी। ये वही बताना चाह रहा है। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे, सोलर देख लिया हमने, अब सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन बेस लोड पावर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कंटिन्यू, मतलब न्यूक्लियर अगर हमारे पास होगा, न्यूक्लियर का सिंपल, सूरज को देखा ना, सूरज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है एक बार मशीन चालू हो गई तो मशीन कभी खत्म नहीं होगी, वो अपने आप चलते रहेगी, सुबह हो शाम हो रात हो दोपहर हो कुछ भी हो चलती रहेगी। बेस लोड का मतलब होता है जब एक्चुअल में आपको जरूरत पड़ा, बेस और लोड, बेस मतलब बड़ी चीज, लोड मतलब जब एक्चुअल में आपको जरूरत है बिजली की। फॉर एग्जाम्पल रात में जरूरत होती है, नहीं तो उससे भी हटाएं, हॉस्पिटल का सोच के देखिए, क्या आप कभी बता सकते हैं हॉस्पिटल में एनर्जी कब ज्यादा चाहिए? नहीं ना, कभी भी चाहिए होता होगा। हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट्स को तो 24 आवर चाहिए होगा, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल मशीनरी है, उसको तो हमेशा चाहिए होगा। उसमें तो आप ये नहीं बोल सकते भाई अभी नहीं है बाद में आना, नहीं ना, इसी को बोलते हैं बेस लोड रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर, बड़ी बड़ी मशीनें चलानी है यार आपको, बड़ा बड़ा सेमीकंडक्टर चिप लगाना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, सोलर पावर तक को रिचार्ज करना है, कहां से करोगे? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई रात में मत करो रिचार्ज, सुबह में करना, नहीं ना। अरे आपको सिंपल में टीवी चलाना है अपना, क्या बोलोगे भाई सुबह में देख लो जो देखना, रात में मत देखो, नहीं, हमें कांस्टेंट पावर चाहिए। यही है फैक्टर्स नीडेड, अनइंटरप्टेड पावर, मतलब रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इंटरनेट 10 सेकंड के लिए चलना बंद हो जाए ना तो आप परेशान हो जाते हैं, एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। सेम स्टेबल वोल्टेज चाहिए, प्रेडिक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग, समझ में आ गया। अब देखिए अलग आर्टिकल, इंडिया सोलर टू क्वाड्रुपल, हम इंडियंस, हमारी सरकार खुद कह रही है कि हमारा सोलर पावर जो है ना वो 4 गुना बढ़ने वाला है, विंड टू ट्रिपल, विंड पावर 3 गुना बढ़ने वाला, टिकट पावर मिनिस्ट्री खुद कहती है। इसमें काम की बात ये लगे,
न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल टू 22। अभी हमारे पास 5-6 आसपास गीगावाट है, पर न्यूक्लियर कैपेसिटी भी हम उसी स्पीड में बढ़ाना चाह रहे हैं जिस स्पीड में हम सोलर को बढ़ाना चाह रहे हैं और विंड पावर। आगे पढ़िए। ड्यूरिंग दैट पीरियड while large hydroelectric capacity is seen risen by 50%। बाकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो है, जो पानी से होता है ना, पानी जब टरबाइन पे गिरता है वो 50% बढ़ रहा है, पर न्यूक्लियर को हम 3 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार कंज्यूम्स, ये जैसे हमने कहा, हमने क्या सारी दुनिया को पता है कि इंडिया ज्यादा ईंधन, ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है, तो मान के चलिए अभी क्लियर हो जाएगा कि बिहार के पास जितने लोग हैं, जितना जरूरत है ना बिहार का इलेक्ट्रिसिटी खाना, वो बिहार अपने आप से प्रोड्यूस बेचारा नहीं कर पा रहा है, तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। जैसे इंडिया एज अ होल सारा ईंधन बाहर से मंगवाता है, 80% बाहर से मंगवाता है क्रूड ऑयल, वैसे बिहार भी 10 से 20% कभी कभी अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट दूसरे स्टेट से करता है। बिहार कंज्यूम्स फार मोर इलेक्ट्रिसिटी देन इट जनरेट्स इंटरनली। ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे स्पाइक आता है ना, तो फिर भाई उतना कैपेसिटी तो है नहीं, तो आजू बाजू वाले स्टेट से लेना पड़ता है। आप सोचो एनर्जी डिपेंडेंस विद इन अ कंट्री, एज अ कंट्री हम बाहर पे डिपेंडेंट है, अब कंट्री के अंदर छोटे स्टेट भी किसी और स्टेट पे डिपेंडेंट है। आप सोचिए अगर 2 स्टेट में पंगा हो जाए, होता ही आपको पता है ना, सतलुज का दिक्कत है पंजाब हरियाणा में, बिहार का अलग दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है, तो कितना डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। बिहार इंपोर्ट्स मच ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये जो गैप है ना, इसको वल्नरेबिलिटी गैप बोलते हैं। अब सोचिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एज बिहार, एज सिटीजन ऑफ बिहार, एज अ नेशनल ऑफ बिहार, ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ गई और दूसरा स्टेट देने को मना कर दिया, फिर क्या करोगे, है ना? दैट वी विल बी ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग टर्म्स, ये वही कहता था। दिस क्रिएट्स डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल पावर सोर्सेज मेकिंग बिहार वल्नरेबल टू सप्लाई डिसरप्शंस, ठीक है। बिहार के साथ एक और अनहोनी हुई है, ठीक है। बिहार का जो मेजर सप्लाई सिस्टम था ना, वो झारखंड बेस्ड था, पर 2000 में क्या हुआ आपको पता है, बंटवारा हुआ और झारखंड अपने रिसोर्सेज, अपने एनर्जी स्टील प्लांट जैसे टाटा पावर झारखंड में बेस्ड है। पहले टाटा पावर बिहार में भी सप्लाई करता था, पर अब डिवीजन हो गया, तो एक और सेटबैक लगाया बिहार को। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी पावर बिहार पीक सरप्लस और डिफिसिट, इतना बड़ा ग्राफ में ना बोलना ये चाह रहा है, कुछ कुछ लाइंस पढ़िए। लेटेस्ट डेटा, बिहार फेस्ड अ पीक डेफिसिट ऑफ 11 MW इन अप्रैल। सोचिए ये बहुत बड़ा नंबर होता है। कभी कभी बिहार इक्वल पे रहा है, कभी कभी ज्यादा भी रहा है, वो भी है, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं है। जब जैसे ठंड के टाइम में यार प्रोडक्शन तो नहीं कम हुआ, प्रोडक्शन उतना ही चल रहा है, पर ठंड के टाइम में रिक्वायरमेंट कम हो गया, तो उस टाइम हमारे पास ज्यादा भी रहा है। वर्स्ट रिकॉर्डेड शॉर्टेज वाज जुलाई 2022 में 1221 मेगावाट, ये बहुत बड़ा शॉर्टेज था। सोचिए अब इस टाइम में हमें बिहारियंस को बाकी से लेना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं था, बट वाई डिपेंडेंसी। डिमांड फ्रीक्वेंटली एक्सीड्स अवेलेबल, देखिए 1221 बड़े से लिखा हूं कि आपको, व्हेन डिमांड सर्जेस इंटरनल अवेलेबिलिटी फॉल्स शॉर्ट, सिंपल है यार, अचानक से डिमांड सर्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, यही है। ये सब है चीजें जिसके लिए हमेशा बिजली चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग, कूलिंग 21st सेंचुरी में या फिर आज की दुनिया में कूलिंग एक अलग टॉपिक ही बन चुका है भाई, कि बिल्डिंग बने बाद में पहले उसका कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, एंड दैट रिक्वायर्स अगेन बिजली। रिस्किंग इनकम्स, अर्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन सब चलेगा। बिहार का एंगल देख लिया हमने। फिर लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी है अभी भी हमारे पास, क्योंकि झारखंड और बिहार अलग हो चुके हैं। आप सोच के देखो, अगर हम कहीं और से लाइन मंगवा रहे हैं ना, तो ट्रांसमिशन लाइन हो गए, उस पर भी अटैक हो सकता है, उस पर भी बिजली गिर सकती है यार, बिजली वाली लाइन पे बिजली गिर सकती है, तूफान आ सकता है, पेड़ गिर सकता है। वी विल ऑलवेज बी एट स्टेक किसी और के ऊपर। इन सब के बीच में सोलर डिस्कस कर लिया हमने, अब आता है न्यूक्लियर का एंगल। जो बेस लोड के बारे में बात किया हमने, न्यूक्लियर में आप सोच के देखिए, आपके घर में एक प्लांट लगा हुआ है, कहीं से एक्सटर्नल सप्लाई नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर की अलग दिक्कतें हैं, पर न्यूक्लियर में अपने में कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज वाई जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी न्यूक्लियर से पूरी की जा सकती है। अब जो साइंटिस्ट वाले सपोर्टर है वो क्या कह रहे हैं, सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट लार्ज स्केल स्टेबल जनरेशन लाइक न्यूक्लियर पावर कुड रिड्यूस बिहार लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस, और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियर आ गया तो पहले जो फ्लक्चुएशन आता था ना, उसमें मेजर तो सोचो न्यूक्लियर ही संभाल लेगा, तो बाकी चीजें बिहार को दिक्कत नहीं आएगी। अब कितनी सारी चीजें न्यूक्लियर के बारे में जो बोली जा रही है, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर का, जैसे अब अंडमान का एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो देयर आर ऑलवेज पीपल जो बोलते हैं भाई एनवायरमेंट कम्स फर्स्ट। आई एग्री, एनवायरमेंट कम फर्स्ट, बट डेवलपमेंट ऑल्सो कम्स। दिक्कत यह है कि दोनों को अलग देखा जा रहा है। डेवलपमेंट और एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक ही चीज है, सबको साथ में देखना है। जैसे न्यूक्लियर की जहां बात आती है तो लोग चालू कर देते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट होगा, रेडियो एक्टिविटी होगा, आपका डीएनए चेंज हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी, बहुत कुछ होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑफिशियल पेज पे जाते हैं। द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज एक्सप्लोडिंग, इंडिया की बात नहीं हो रही, दुनिया की हो रही है। तो सारी दुनिया किसके पीछे जा रहा है, न्यूक्लियर के पीछे जा रहा है। व्हाई इज न्यूक्लियर एनर्जी सडनली, एक टाइम था पूरा यूरोप ना न्यूक्लियर बंद कर चुका था, पर अब आप देखेंगे फ्रांस का 50% इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम न्यूक्लियर, अमेरिका का मेजॉरिटी इज फ्रॉम न्यूक्लियर,
सारी दुनिया घूम फिर के वापस न्यूक्लियर के पास जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो वी कांट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, ग्लोबलाइजेशन नाम का रह गया है, सारा दुनिया में जंग चल रहा है, तो सोचिए अब किसके ऊपर रिलाई करेंगे, तो न्यूक्लियर पे करेंगे। वही बोलना चाह रहा है इलेक्ट्रिसिटी 2024 में कि भाई अब एक्सप्लोड होने वाला, सारी दुनिया में सब कुछ तेजी से भाग रहा है। तो आंसर इज global electricity demand is expected to rise at a faster rate over the next 3 years, growing to an average 3.4%। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर सारी दुनिया का 4% इलेक्ट्रिसिटी एक बार बढ़ेगा ना, उतना लाने का कैपेसिटी न्यूक्लियर छोड़ के नहीं है कुछ। सिंपल में सोचो, न्यूक्लियर का एक प्लांट बनेगा, ठीक है, मान के चलो 10 एकड़ में बना, उतना उस प्लांट में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ना, वो 100 एकड़ से ज्यादा सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। इसको ये भी एक दिक्कत है, बिहार में जमीन का अलग इशू है। अब बेसलोड क्राइसिस समझ में, द डिबेट हैज शिफ्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस न्यूक्लियर। पहले था रिन्यूएबल चाहिए या न्यूक्लियर, अब चाहिए नहीं भाई, दोनों चाहिए। जब जिसका रिक्वायरमेंट वो कुछ आइसोलेशन में नहीं होगा, वही बता जा। न्यूक्लियर पावर एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन, ये ऑफिशियल डेटा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। पर न्यूक्लियर पावर एंड सिक्योर एनर्जी का मतलब ये साहब यही बोलना चाह रहे हैं, भाई न्यूक्लियर है, अगर उसको अच्छे से आप रखें ना कंटेनमेंट में, सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए, तो फिर न्यूक्लियर पावर फॉर दिस डे एंड एज इज द बेस्ट। इसीलिए बिहार उस पर ध्यान दे रहा है। आगे क्लाइमेट चेंज, ये भी एक कहानी है भाई कि सबको लगता है न्यूक्लियर से ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। अब पढ़ना क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन रिपोर्ट आईपीसीसी, अगर यूपीएससी की तैयारी करो, ये तो रट्टा मार चुके होगे आप लोग। इसमें न्यूक्लियर एंड बायो बेस्ड थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेशन कैन प्रोवाइड मल्टीपल सिनर्जीज इंक्लूडिंग बेस लोड टू ऑगमेंट सोलर एंड विंड। बोलना यही चाह रहा है, बेस लोड सोलर और विंड को भी न्यूक्लियर ही बचाएगा, मतलब हेल्प करेगा। सोचिए, ये रिपोर्ट भी ये कह रहा है कि अगर पहला क्लियर किया कि न्यूक्लियर से गर्मी नहीं होती, मतलब इट इज क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता तो क्लाइमेट चेंज न्यूक्लियर से नहीं होता। ये वही कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियर ही है जो भाई बाकियों को बचाएगा। आगे बढ़ो, दिस इज मस्ट रिपोर्ट न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड टुडे। अच्छे बड़े बड़े देशों का नाम बताता हूं। द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन, नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी नाउ प्रोवाइड्स मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए, 31 countries generate electricity from nuclear energy. Nuclear provides 20% of the world's low carbon electricity. सोचिए, क्लाइमेट एनर्जी का भी डिबेट इंडियन न्यूक्लियर पे आके खत्म हो रहा है। फिर से, न्यूक्लियर प्रोवाइड्स 20% ऑफ द वर्ल्ड्स लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन पावर। सब तरह से ऑल द रिपोर्ट्स आर सेइंग कि न्यूक्लियर इज काइंड ऑफ गुड। ये बस ग्राफ है बोलने के लिए कि न्यूक्लियर पावर धीरे धीरे कैसे बढ़ा है। अच्छे से देखिए आप उसमें कंट्री वाइज, अफ्रीका, एशिया कैसे कैसे बढ़ा है। सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन जो हुआ है ना एनर्जी में, सबसे ज्यादा दुनिया में एनर्जी पे ही, न्यूक्लियर पे खर्चा किया जा रहा है। सेम चीज यूएसए देखिए कितना ज्यादा करता है न्यूक्लियर का, और एकदम एंड में आएंगे ना तो आपको इंडिया दिखेगा। इंडिया नहीं है क्या? हाँ सॉरी, यहां पे इंडिया है। देखिए डिफरेंस देखिए, 14 कंट्रीज इन 2024 प्रोड्यूस एटलीस्ट वन क्वार्टर मतलब 25% अपने पूरे का ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर। फ्रांस गेट्स अप टू 70, पहले मैंने 50 बोला था, सॉरी। हाँ, फ्रांस गेट्स अप टू 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 70% फ्रांस तो डेवलप मानते हो ना भाई, वो 70% इससे यूज कर रहा है। और फ्रांस इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस। यही हम दिखाना चाह रहे हैं। अब देखो जियोपॉलिटिक्स एनर्जी। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है, आज का स्थिति आपको पता है, अमेरिका, ईरान, इजराइल अलग लड़ रहे हैं, सारी दुनिया ईंधन से परेशान है, रशिया यूक्रेन अलग लड़ रहे हैं, और सारी दुनिया अलग लड़ रही है। जियोपॉलिटिक्स इसमें अगर हम न्यूक्लियर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो हम ग्लोबलाइज डिपेंडेंट कम हो जाएंगे। जैसे फ्रांस 70% अपने घर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाहर से दिक्कत नहीं होगा, फिर बाहर तुमको जो करना है करो। अगर हम 80% जो बाहर से मंगवाते हैं वो कम कर पाएंगे ना, तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस, कैश डिपेंडेंस और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी डिपेंडेंस, जैसे ट्रम्प साहब को कुछ मन करता है वो बोल देते हैं, उससे हमारा स्टॉक मार्केट, हमारा घर पे दिक्कत आ जाता है, वो नहीं होगा। यही है, इतनी सारी चीजों में काम पड़ता है। अब देखो इसमें एक नया शब्द भी है, अभी बता दे रहा हूं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो बिहार में जो सेटअप होने वाला है ना, वो ये है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये पहले बहुत छोटा साइज का होता है, कंपेयर टू 300 मेगावाट बस कर सकता है। मॉड्यूलर का मतलब होता है भाई इसको तुम तोड़ दोगे फिर कहीं लाके जोड़ दोगे, इतना सिंपल। जैसे होता है ना, पुराने जमाने में मोबाइल को भी खोल सकते थे और जोड़ सकते थे, ये वही सिस्टम है। ये वाला लगने वाला है बिहार में। व्हाट आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? स्मॉल आर सिंपल, कि भाई सबसे 300 एमवाट पर यूनिट ही कर सकता है वो। मतलब इसका एक और प्रिकॉशन है कि गलती से कुछ दुर्घटना हटी ना, तो पागलपन लेवल वाला स्केल का डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा ये इसका पॉजिटिव है। आगे देखिए, ये अब हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया की बात करें हम, ठीक है। डिपार्टमेंट प्रोटोटाइप फास्ट ब्यूटी रिएक्टर एट कल्पकम तमिलनाडु अटेन्स क्रिटिकलिटी। ये 10-15 दिन पहले का न्यूज था।
अगेन कि तमिलनाडु में एक रिएक्टर है कल्पकम दैट हैज अचीव्ड क्रिटिकलिटी। इसका मतलब ये है, ये बहुत बड़ा न्यूज था इंटरनेशनली, नॉट इंडिया में। इसका मतलब था एक बार इस रिएक्टर में ईंधन डाला गया ना, वही ईंधन के बाद दुनिया में जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाए तब तक और ईंधन डालने की जरूरत नहीं है। एक बार सोचिए आपने अपने गाड़ी में तेल डलवाया, बाइक में, कार में, जिसी में, फिर कभी अगर तेल डलवाने की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी। सोचिए ये हमने अचीव कर लिया और आगे हम देखेंगे दैट इज व्हाई द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया कि न्यूक्लियर में हम कितना आगे जा रहे हैं। आगे बढ़िए, न्यूक्लियर द रोड टू कार्बन फ्री फ्यूचर, आगे भी डिस्कस किया था हमने। ये मस्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वीडियो है, देखिएगा अगर टाइम मिले तो। द रोड टू, ये पूरा बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर को अगर सस्टेनेबल वे में यूज किया जाए ना, तो पूरा जो कार्बन की दिक्कत है, जो दुनिया गर्म हो रही है भाई, एल नीनो आ रहा है, ला नीना आ रहा है, दुनिया उबल रही है, सब कुछ हद तक कम किया जा सकता है कंपेयर टू अदर मेजर्स। अगर हम न्यूक्लियर करें ना तो वो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान के चलिए अभी हम धीरे धीरे सब ठीक करेंगे तो 50 क्या 100 साल लग जाएंगे हमको वापस प्री इंडस्ट्रियलाइज लेवल में जाने का। पर अगर हम सब कुछ अगर न्यूक्लियर करेंगे ना तो 50 साल कम होकर 20 से 25 साल हो सकता है। सो द रियल क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर न्यूक्लियर एनर्जी इज रिटर्निंग, द रियल क्वेश्चन इज विच रीजन इन इंडिया, कि न्यूक्लियर तो भाई अब सत्य है, विच रीजन इन इंडिया कुड बिकम पावर फॉर दिस नेक्स्ट फेज। अभी तक बिहार हैज बीन आइसोलेटेड। जो सेकंड रेवोल्यूशन आया होता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी बिहार में पीछे है। बिहार इज द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज, लीस्ट डेवलप्ड, हमने देखा। तो जो नेक्स्ट फेज ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट है ना, उसमें बिहार को सेंटर स्टेज लेना है। देखिए व्हाई बिहार स्पेसिफिकली मैटर स्ट्रेटेजिकली। बिहार सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रेशर, आबादी सबसे ज्यादा बिहार में है यार, तो वी आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, ईस्टर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी इन सिक्योरिटी एंड फ्यूचर इंडस्ट्रियल। आगे पढ़िए, बिहार पॉपुलेशन स्केल, पॉपुलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। You cannot build India's future while leaving behind one of its largest populations. बिहार को पीछे छोड़ के इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। वही है, राइजिंग पॉपुलेशन का कुछ कुछ मतलब होता है, सिंपल, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइजिंग अर्बनाइजेशन, कूलिंग डिमांड, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड, बिहार हैज ह्यूज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बिहार कहां आता है यार? अब आप सोचिए बिहार कैसा लोकेशन है ना, कि नॉर्थ ईस्ट को भी अगर आपको एनर्जी सप्लाई करना है तो बिहार काम आएगा, नेपाल को भी करना है तो बिहार काम आएगा। वही बोला जा रहा है, मैसिव पॉपुलेशन है हमारे पास, मैसिव पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है यार, आबादी इतनी ज्यादा है, उसके बाद माइग्रेशन हैवी। बिहार की वजह से जब बिहार के लोग बाहर जाते हैं ना तो उससे इंटरस्टेट दिक्कत भी होती है, पर अगर बिहार के लोग खुद बिहार में रह के रहेंगे तो ये जियो पॉलिटिक्स नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत काम आएगा। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बिहार हैज नेशनल इंप्लीकेशन, ठीक है। जैसे यूपी का अपने आप इंपॉर्टेंस है ना, बिहार का पॉपुलेशन के सेंस में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लास्ट, ईस्ट वेस्ट ईस्टर्न कॉरिडोर, ये ऑफिशियल साइट है उसका, इसको बोलते हैं फ्रेट कॉरिडोर। इसमें देखिए बिहार में सोननगर तक आया है। अब इसको यहां से अगर यहां तक मिलाना है ना हमें, अगेन इसमें न्यूक्लियर पावर की जरूरत पड़ेगी। सारी दुनिया को, सॉरी सारी इंडिया को अगर कनेक्ट करना है, अगेन बिजली चाहिए, इसीलिए इतना डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। वाई बिहार इज स्ट्रैटेजिक एपिसेंटर फॉर डिप्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक स्केल हमारे पास इतना ज्यादा है, आबादी बिहार की कंपेयर टू रेस्ट बहुत ज्यादा है, यहां से एंड तक जाने के लिए जियोग्राफिकल इंटरसेक्शन पे बिहार बैठता है। अगर आपको पूरा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तक जाना है तो बिहार से होते हुए ही जाना है, यही बोला जा रहा है। अब बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, बहुत डिस्कस कर, फिर से देख लो। बेनिफिट्स, मैसिव स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, लो कार्बन एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्मॉलर। फियर, लास्ट कुछ स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इतना कुछ जो हुआ ना उसमें न्यूक्लियर का फियर किस हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला, रेडिएशन का दिक्कत होगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकता है जो 2 बार हो ही चुका है, हमने देखा है। वाटर वेस्ट डिस्पोजल, फ्लड, हाई कॉस्ट, पब्लिक ट्रस्ट इशू। अगेन ऑफिशियल साइट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, न्यूक्लियर पावर इज अ क्लीन एनर्जी सिस्टम, बार बार देख लिया हमने। तो जो डिबेट चलता है ना रेडियो एक्टिविटी का, वो कम हो जाता है। एग्जैक्ट दिखाता हूं आपको, न्यूक्लियर पावर एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन भी देखा हमने। लास्ट, स्मार्ट, स्टेबल एंड रिलायबल, जो सबसे पहला दिक्कत था ना, स्मार्ट है, स्टेबल है और रिलायबल, मतलब जब भी आपको चाहिए, जितना भी आपको चाहिए, धोखा नहीं देगा न्यूक्लियर पावर, ठीक है। आ गया लो एमिशन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिशियल पेजेस ही दिखा रहा हूं कि भाई कोई भी अगर बताए कि न्यूक्लियर आने से गर्मी बढ़ेगी, गर्माहट बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, नहीं, इट इज लो। और एग्जैक्ट पढ़ा देता हूं, देखिए लो एमिशन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में 34% ऑफ क्यूमुलेटिव एमिशन रिडक्शन, ये पूरा ग्राफ है। सोलर पावर भी करता है, विंड भी करता है, अदर, और येलो सा दिख रहा है ना आपको, येलो सा, वो है न्यूक्लियर। लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इसी से प्रोड्यूस होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड में जो ब्राइट वाटर है वो गर्म पानी निकलता है, बस। फियर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फिर था वेस्ट डिस्पोजल कैसे होगा, ये चेरनोबिल सुना है ना आपने, चेरनोबिल, ये उसका ऑफिशियल फोटो है। अब वेस्ट डिस्पोजल कैसे होता, उसके लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन हेल्थ इफेक्ट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बताया है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से बताया है। रेडिएशन हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए अमंग रेसिडेंट्स ऑफ बेलारूस
इस पेज में क्लियरली दिया हुआ था कि भाई बस थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, उसमें वेस्ट डिस्पोजल में भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 100 साल होने वाले हैं 1970 से अभी तक अच्छे से न्यूक्लियर पे हमने स्टडी कर लिया है। अच्छा रिपोर्ट आ चुका है कि एक एक करके प्रेजेंट्स ग्लोबल ओवर रेडियोएक्टिव वेस्ट, कैसे कैसे बस होता है डिस्पोज करना है, लैंडफिल को कैसे यूज करना है, पैकेजिंग कैसे है, सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस पढ़ दे रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम 95%, ध्यान दीजिएगा ऑफिशियल, 95% ऑफ एग्जिस्टिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट हैज वेरी लो लेवल, मतलब जितना भी होता है ना ऊर्जा बर्बाद हुई ना 95% इज कोई काम का नहीं, मतलब नॉट एट ऑल रेडियो एक्टिव या नॉट एट ऑल हार्मफुल। उसके बाद अबाउट 4% इज 4% जो है वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का, एंड ओनली 1% इज हाई लेवल। ये जो 1% है यही थोड़ा वेस्ट या थोड़ा हार्म क्रिएट कर सकता है। अब देखो, IAEA hosts इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनेबलिंग रेजिलियंस फॉर न्यूक्लियर फैसिलिटीज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल हैजार्ड्स। एक्सटर्नल हैजार्ड का मतलब है जैसे फुकुशिमा, आपको याद होगा जापान में रिएक्टर था, फिर अर्थक्वेक आया, उसको दिक्कत हो गई, उसी तरह बिहार इज प्रोन टू फ्लड्स। इसमें अच्छे से बताया हुआ कि अगर फ्लड आएगा तो क्या करना है। न्यूक्लियर एनर्जी ऑफर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें आपको एग्जैक्ट फ्लड दिखाता हूं, यहां पढ़ो, रेडियोएक्टिव वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज सब्जेक्ट टू नेचुरल हैजार्ड सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। मतलब अच्छे से अगर करेंगे तो बिहार इज मच मोर प्रोन टू फ्लड्स। पता ही हो ना आपको, कोसी सौरव बिहार, तो वो भी मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं, देयर इज समथिंग टू फियर अबाउट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डर खत्म हो जाएगा, पर प्रोग्रेसिव वे में दिक्कत नहीं देगी। व्हाट दिस मींस फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, बस ये लास्ट स्लाइड है। मल्टीपल साइंस पॉइंट टुवर्ड्स अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर पावर। सारी दुनिया न्यूक्लियर होने वाली है और इंडिया को इस रेस में आगे ही रहना है। न्यूक्लियर जनरेशन इज सेट टू हिट एन ऑल टाइम हाई 2025 में। पूरा द मार्केट टेक्नोलॉजी जो आप बोला, जनरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड्स फ्लीट नियरली 420 रिएक्टर्स, बहुत बड़ा नंबर होता है। सारी दुनिया इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगेन पूरा ग्राफ इसमें इंडिया आपको एकदम नीचे दिखेगा, ठीक है। सोचिए फ्रांस में 70% इज न्यूक्लियर, व्हाई आर वी फियरिंग फ्रॉम इट। अब नेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, नेशनल न्यूक्लियर पावर यूनियन बजट, ठीक है, बजट में भी इंक्लूड किया गया है कि भाई हमें न्यूक्लियर से आगे बढ़ना है। ये पेज वही बताता है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी विल इंश्योर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी पेज में बजट में पहला बार बोला गया था कि बिहार में हमें न्यूक्लियर लगाने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ो, कोल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2024-25 ड्रॉप्स बाय 7.9%। ड्रॉप हुआ था पर कम नहीं हुआ था, जीरो नहीं हुआ था, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस्ड अ रिकॉर्ड 1.4 बिलियन टन्स ऑफ कोल, ठीक है, येट द कंट्री स्टिल इंपोर्टेड 243 मिलियन टन्स, मतलब 1/4 क्वार्टर इतना प्रोड्यूस करने के बाद भी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर न्यूक्लियर रहेगा तो ये कम हो जाएगा। वही चीज, इंडियन गवर्नमेंट पैनल बैक्स हायर कार्बन टैक्स। हमें इतना बाहर से जो कोल मंगवा रहा है ना, उसमें हम टैक्स लगा रहे हैं ताकि भाई वो पैसा से हम न्यूक्लियर डेवलप कर पाए। आगे देखिए, इंडिया क्लियर 3.9 बिलियन पुश टू टर्न कोल इनटू गैस टू रिड्यूस इंपोर्ट। इतना हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत पैसा लग रहा है, अगर न्यूक्लियर आएगा तो ये सब बच पाएगा। ये है लास्ट स्लाइड, ठीक है, समझिए इसको। थोरियम्स लॉन्ग टर्म पोटेंशियल न्यूक्लियर एनर्जी, इससे पहले हमने क्रिटिकलिटी डिस्कस किया था। अभी तक जितना न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम की अलग दिक्कतें हैं, वो बात में, मतलब प्रोडक्शन में दिक्कत है, पर और एक ही दिक्कत है कि यूरेनियम, इंडिया के पास यूरेनियम के 4% के आसपास रिजर्व्स है, मतलब ज्यादा यूरेनियम हमें बाहर से लाना पड़ता है। पर इंडिया के पास दुनिया का 25% थोरियम है। अगर हम थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने लगेंगे ना, तो हमें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को क्रिटिकलिटी बोलते हैं। पढ़िए, बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, मतलब थोरियम का अबंडेंस, and its fissile material breeding capability, thorium could potentially offer a long term solution to humanity। ह्यूमैनिटी की एनर्जी की बात कर रही है। इतना कुछ पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि भाई फ्यूचर जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी पे कौन सा, न्यूक्लियर एनर्जी, विच इज सेफ, विच इज क्लीन। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।